तो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन की थी रिलेटेड टू रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पैरेलल सर्किट किसी भी तरह से हो सकता है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अदर देन सीरीज कई मैनर में कनेक्ट किए जा सकते हैं। हमने जो केस कंसीडर किया है वो केस है कॉइल इन पैरेलल विद कैपेसिटर का। हमें इस सर्किट के लिए रेजोनेंस की कंडीशन और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डराइव इस तरह से किया था कि सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने सर्किट का इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाली। आप इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी निकाल के कर सकते हैं ये न्यूमेरिकल, बट हमने क्या किया कि हमने इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल के ना करके इक्विवेलेंट एडमिटेंस से किया, क्योंकि ये आसान होता है। तो हमने कॉइल ब्रांच के इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट किया, फिर कैपेसिटिव ब्रांच के इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल एडमिटेंस निकाला, यानी दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो एडमिटेंस सम हो जाता है, सिंपल। तो उसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट एडमिटेंस का सेपरेट किया। और कोई भी सर्किट, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल, वो रेजोनेंस में तभी आएगी, वो रेजोनेट तभी करेगी जब उसके एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट या तो इम्पिडेंस का इमेजिनरी पार्ट जीरो के बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने इसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो के बराबर कर दिया, यानी इक्वेट कर दिया, इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया जो सर्किट हमने कंसीडर किया उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ये एक्सप्रेशन। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पैरेलल सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को प्रूफ कराया जाता है तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। एडमिटेंस मेथड को आसान पड़ेगा, जल्दी प्रूफ हो जाएगा। इम्पिडेंस मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आएगा यही बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हम एक और मेथड से करेंगे यूजिंग फेजर डायग्राम। जो सर्किट अभी हमने कंसीडर की कॉइल इन पैरेलल विद कैपेसिटर, उसी को फिर से कंसीडर करेंगे और फेजर डायग्राम अप्रोच अपनाएंगे इस फ्रीक्वेंसी को डिराइव करने के लिए। ऐसा करने का पर्पस ये है कि हमें जब ये सर्किट जो हमने यहाँ एज्यूम करी हुई है कॉइल इन पैरेलल विद कैपेसिटर, जब वो रेजोनेट करेगी तो उस कंडीशन में सर्किट में करंट का क्या एक्सप्रेशन आएगा, हमें ये वैल्यू चाहिए। और सर्किट के इम्पिडेंस का क्या एक्सप्रेशन आएगा, हमें ये वैल्यू चाहिए। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हमें फेजर डायग्राम अप्रोच यूज करना पड़ता है। तो फेजर डायग्राम अप्रोच यूज करने के लिए एक बार फिर से सर्किट डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। टॉपिक हमारा जो पिछले क्लास में चल रहा था वही टॉपिक है, दैट इज पैरेलल रेजोनेंस। कंसीडर a practical case of coil in parallel with a capacitor। तो हमने एक कॉइल कंसीडर कर ली, ये हो गई कॉइल, इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर, और इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी आरएमएस वैल्यू क्या V है और फ्रीक्वेंसी है स्मॉल f हर्ट्ज। कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस R है और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, JXL। और जो कैपेसिटेंस है उसका इम्पिडेंस है -JX। सो दिस इज व्हाट कॉइल सपोज सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो कैपिटल I है। कॉइल ब्रांच में जो करंट जा रही है उसको हमने डिनोट कर दिया IL से, और जो करंट कैपेसिटिव ब्रांच में जा रही है उसको हमने डिनोट कर दिया IC से। अब हम
इस सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये सर्किट अदर देन सीरीज यानी कि पैरेलल सर्किट है, तो जब हमने यूनिट 2 पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें हमने आपको फेजर डायग्राम बनाने का कन्वेंशन बताया था। तो कन्वेंशन में मैंने ये कहा था, जब हम पैरेलल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम अप्लाइड वोल्टेज को एज अ रेफरेंस क्वांटिटी ड्रॉ करेंगे। तो हम पैरेलल सर्किट में वोल्टेज फेजर को रेफरेंस लेंगे, दैट मीन्स वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो जो सर्किट की करंट है वो फेजर सम है करंट इन कॉइल ब्रांच प्लस करंट इन कैपेसिटिव ब्रांच। ये फेजर रिलेशन है सर्किट करंट का। अब कॉइल ब्रांच में जो करंट है, कॉइल ब्रांच मतलब क्या है, सीरीज आरएल ब्रांच, और कैपेसिटिव ब्रांच मतलब प्योरली कैपेसिटिव ब्रांच। तो सीरीज आरएल ब्रांच की करंट, सीरीज आरएल ब्रांच की करंट यानी कि आईएल, ये क्या होगी, अप्लाइड वोल्टेज से लैग करेगी। हम मान लेते हैं assume that phase angle just a minute, उसे phase angle ना लिखते, assume that impedance angle of coil branch is theta L। अगर हम कॉइल ब्रांच के इम्पिडेंस एंगल को थीटा एल एज्यूम कर लेते हैं, तो कॉइल ब्रांच की जो करंट है वो वोल्टेज से एट सम एंगल लैग करेगी। वो एंगल कितना होगा, थीटा एल। ये एंगल हमने एज्यूम किया है क्योंकि सीरीज आरएल ब्रांच में जो करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करती है, वो एंगल हमने मान लिया है थीटा एल। इसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव ब्रांच में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगी। ये सब आप पढ़ चुके हैं इससे पहले के टॉपिक्स में। तो प्योरली कैपेसिटिव ब्रांच की करंट पाई/2 यानी 90 डिग्री वोल्टेज से लीड करेगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस करंट को, इस फेजर डायग्राम में आईएल करंट को अलोंग द वोल्टेज यानी कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन रिजॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा एल, तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट जो अलोंग द वोल्टेज होगा जिसकी वैल्यू होगी आईएल कॉस थीटा एल, और एक कंपोनेंट वोल्टेज फेजर से क्वाड्रेचर यानी 90 डिग्री पे होगा, उसकी वैल्यू होगी आई एल साइन थीटा एल। तो हमने क्या किया, हमने इस करंट आई एल को अलोंग द वोल्टेज फेजर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व, क्योंकि हमें कंडीशन लगानी है कि ये वाली सर्किट जो हमने यहाँ कंसीडर की है ये कब रेजोनेट करेगी, कब रेजोनेंस में आएगी। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि जब सर्किट का वोल्टेज और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट दैट इज कैपिटल आई दोनों सेम फेज में हो जाए। दोनों सेम फेज में होने का मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए। अभी अगर इस डायग्राम को कंसीडर करके हम चलें तो रिजल्टेंट करंट यानी कि इसको बनाएं, ये I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी फेजर, इसको ऐड करें इस वाले फेजर डायग्राम में, तो किस तरह से डायग्राम दिखेगा। जस्ट अ मिनट, कुछ स्टूडेंट शायद ज्वाइन करने के लिए जी। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट फेजर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, आई एल से आईसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और आईसी से आईएल के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे।
जहाँ पे लाइन सपोज यहाँ पर लाइन कट कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा करंट फेजर अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। ठीक है। और रेजोनेंस की कंडीशन कब आएगी इस सर्किट में, जब ये वाला एंगल, यानी ये जो करंट फेजर जो रेड कलर से बनाया हमने आई, और ये वोल्टेज फेजर, इनके बीच में एंगल अगर जीरो हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो ये सर्किट रेजोनेट कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये ये एंगल फाई, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे जो सर्किट बनी है रेजोनेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी की कंडीशन हमें निकालनी है कि ऐसा होगा कब, ये फाई जीरो होगा कब। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, फेजर डायग्राम को, तो उसमें दो फेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट ड्रॉ हैं। एक फेजर है आईसी, दूसरा फेजर है आई एल साइन थीटा एल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है 180 डिग्री। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो क्योंकि ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो एक दूसरे को जब ये कैंसिल कर देंगे, तो इस सर्किट में सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा करंट का, आई एल कॉस थीटा एल, क्योंकि आईसी और आई एल साइन थीटा एल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा क्या, आई एल कॉस थीटा एल। जब सिर्फ आई एल कॉस थीटा एल बचेगा कंपोनेंट करंट का, तो आई जो है वो आई एल कॉस थीटा एल के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वी और आई के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस फेजर डायग्राम से ये समझ सकते हैं दैट फॉर अ गिवन सर्किट टू बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इन इलेक्ट्रिकल resonance, net reactive component, net reactive component of the current must be zero। करंट के जो कंपोनेंट वाई एक्सेस पे आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। तो नेट का मतलब हुआ आईसी माइनस आई एल साइन थीटा एल। तो दैट इज आई सी माइनस आई एल साइन थीटा एल इज इक्वल टू जीरो। और और आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन थीटा एल। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी हुई है, ये इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, या आप इसको भी सेम चीज कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये सर्किट तभी रेजोनेंस पे आएगी, ये सर्किट तभी रेजोनेंस पे आएगी जब इस फेजर डायग्राम में ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो नेट रिएक्टिव कंपोनेंट एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब इस चीज को आप इस तरह से समझिए कि अब हम आईसी और आईएल की वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है? और ये फेजर डायग्राम रेजोनेंस पे कैसा बनेगा इसको भी बना लीजिए। यही सेम फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस कैसा बनेगा, नेट रिएक्टिव कंपोनेंट करंट का जीरो हो गया, तो जो करंट के कंपोनेंट बचेंगे फेजर डायग्राम में वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, आई एल कॉस थीटा एल। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया जब ये इक्वल हो जाएंगे तब। ऐसे कंडीशन में दिस इज द फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस, फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 को आगे एनालाइज करना अगर शुरू करते हैं, तो
आई सी की वैल्यू आप पुट करिए तो आई सी की वैल्यू होगी वी अपॉन एक्स सी। आई एल की वैल्यू आप पुट कीजिए तो वी अपॉन इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल। साइन थीटा एल आप पुट करिए तो होगा आर, सॉरी, एक्स एल अपॉन सेट एल। ये वैल्यूज कहाँ से आई? तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे दैट यहाँ पर ये जो कैपेसिटिव ब्रांच है इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी? इस ब्रांच में इम्पिडेंस कितना है? एक्सी। और वोल्टेज पैरेलल में दोनों ब्रांच में सेम आएगा, तो इस ब्रांच की करंट यानी कैपेसिटिव ब्रांच की करंट होगी वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कितना है? एक्सी, इसलिए हमने लिखा वी अपॉन एक्सी। कॉइल ब्रांच का इम्पिडेंस क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? जेड एल, यानी कि इसका इम्पिडेंस। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए, तो हमने जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है आई एल की वी अपॉन जेड एल। ये आई एल की वैल्यू वी अपॉन जेड एल। और इसी तरह से साइन थीटा एल की वैल्यू, अगर आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल थोड़ा सा भी ध्यान हो सीरीज आरएल सर्किट का, तो हमने क्या कहा कि इम्पिडेंस एंगल है थीटा एल। ये होगा आर, ये है एक्सएल, ये है जेड एल। तो अगर हम साइन थीटा एल निकालें इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से तो हमें क्या मिलेगा? एक्सएल अपॉन जेड एल। इस वाले इम्पिडेंस ट्रायंगल से साइन थीटा एल निकालिए तो क्या मिलेगा? एक्सएल अपॉन जेड एल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? दैट जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सी इंटू एक्सएल। अब जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल। ये कैंसिल हो गया, तो जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एल अपॉन सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। ठीक। अब यहाँ से एट रेजोनेंस पुट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल नॉट। ठीक है। और जेड एल इज इक्वल टू जेड एल नॉट। क्योंकि ये सारा जो हम यहाँ पर डेराइव कर रहे हैं ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन थीटा एल है तो सर्किट रेजोनेट कर गई। तो इसका मतलब ये सारे कंडीशन हम रेजोनेंस में लेके चल रहे हैं, तो जिन टर्म्स में फ्रीक्वेंसी आएगी, एल और सी में फ्रीक्वेंसी नहीं है इसीलिए यहाँ पे एल नॉट और सी नॉट नहीं लिखेंगे, लेकिन जेड एल में फ्रीक्वेंसी आएगी क्योंकि जेड एल में एक्सएल है, तो हमने जेड एल को जेड एल नॉट लिख दी। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ZL की वैल्यू पुट कीजिए। तो ZL की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, कॉयल का इम्पिडेंस। इसका स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ एक्सएल नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू एल अपॉन सी। ठीक है। अब स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल नॉट स्क्वायर is equal to L by C. Just a minute. Sorry for the disturbance. जी, तो यहाँ पर हम लोग जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक्सएल की वैल्यू आप रखिए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर, देन ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू
1/LC, एल स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड ले आइए, -r² तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी √1/LC -r²/L²। फर्दर ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो 2πf0 is equal to √1/LC -r²/L²। यहाँ से f0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2π√1/LC -r²/L²। सेम एक्सप्रेशन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेराइव किया था यूजिंग इक्विवेलेंट इम्पिडेंस का इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हुए, तो एक्सप्रेशन सेम आएगा बट अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एग्जामिनेशन में जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था टोटल एडमिटेंस निकाल के उसी अप्रोच को यूज़ कीजिएगा, वो आसान पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये अप्रोच हमने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें इम्पिडेंस आपको बताना है कि सर्किट का इम्पिडेंस रेजोनेंस में कितना होगा और करंट सर्किट में कितनी होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट कितनी होगी। तो करंट इन द सर्किट एट रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पैरेलल रेजोनेंस का ही केस है। अभी हम लोगों ने ये देखा दैट सिंस एट रेजोनेंस reactive component of current becomes 0 and hence current is equal to active component only। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब दैट इज जो करंट कैपिटल आई है दैट विल बी इज इक्वल टू ओनली IL cos थीटा L। अभी ये फेजर डायग्राम हमने आपको समझाया था, फिर से एक बार फेजर डायग्राम देख लीजिए। I इज इक्वल टू IL cos थीटा L। IL cos थीटा L को कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है दैट एट रेजोनेंस करंट जो है वो सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर से IL की वैल्यू रखिए तो V/ZL कॉइल ब्रांच की करंट, V/ कॉइल का इम्पिडेंस इनटू cos थीटा L। फिर से इम्पिडेंस ट्रायंगल में जाएंगे तो R/ZL। ठीक, इम्पिडेंस ट्रायंगल अभी कुछ देर पहले बनाया था मैंने, ये यहाँ से cos थीटा निकालिए तो R/Z आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है यूजिंग इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो V इंटू R/ZL स्क्वायर। नाउ यूजिंग ZL स्क्वायर इज इक्वल टू L/C इन अबव इक्वेशन। अभी हमने ZL स्क्वायर की एक वैल्यू नोट की थी, कहाँ गया इक्वेशन, ये देखिए इक्वेशन 3, ZL स्क्वायर इज इक्वल टू L/C। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ZL स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो I विल बी इज इक्वल टू V इंटू R/L/C। अब R को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं L/CR। तो यहाँ से हमें क्या मिला दैट एट रेजोनेंस करंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा V/L/C
by CR. This is the expression of current for पैरेलल रेजोनेंस, जो सर्किट हमने कंसीडर की सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखिए, V बाई एल बाई सी आर, वैल्यू दी होगी L की, C की, R की और V की, तो आप करंट निकाल पाएंगे पैरेलल सर्किट रेजोनेंस। ठीक है। अब एक बात और ध्यान से समझिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो टर्म आप देख रहे हैं, करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज अपॉन जो टर्म लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो जवाब है इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कि जब सर्किट की करंट रेजोनेंस में V अपॉन एल बाई सी आर हो रही है, तो इम्पिडेंस सर्किट का कितना हो जाएगा? L बाई सी आर। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं दैट इन above expression L by CR represents the impedance of the circuit at resonance, and this impedance is known as dynamic impedance. Dynamic impedance. It is denoted by, ZD, stands for dynamic impedance, L by CR. So हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर लिख सकते हैं, that I is equal to V upon dynamic impedance. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान दीजिए, that ZD, that is dynamic impedance, represents maximum impedance, of the circuit at resonance, because at resonance circuit current becomes minimum, that is equal to active component only. ये चीज आप पहले ही अभी देख चुके हैं, दैट सर्किट की करंट जो है वो सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट के बराबर ही रह जाती है एट रेजोनेंस। तो इसीलिए सर्किट की करंट मिनिमम हो जा रही है, और अगर सर्किट की करंट मिनिमम हो रही है तो इसका उल्टा मतलब ये हुआ कि इम्पिडेंस मैक्सिमम हो गया। तो ये जो पैरेलल रेजोनेंस है, ये केस एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है सीरीज रेजोनेंस का। सीरीज रेजोनेंस में इम्पिडेंस मिनिमम होता है और करंट पहुंच जाती है मैक्सिमम वैल्यू पे। पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम हो जाती है और इम्पीडेंस हो जाता है मैक्सिमम, इसीलिए इसको डायनेमिक इम्पीडेंस कहते हैं। और ये प्योरली रेजिस्टिव होता है। यहाँ पे वैल्यू देखिए L अपॉन सी आर है, ये प्योरली रेजिस्टिव वैल्यू डिनोट कर रहा है। ये मत सोचिएगा कि फॉर्मूले में L और C है तो ये रेजिस्टिव कैसे हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि L और C एक कांस्टेंट है, जैसे R भी कांस्टेंट है वैसे L और C भी कांस्टेंट होता है। तो ये एक रेजिस्टिव वैल्यू है। अगर यहाँ XL XC होता तब हम ये नहीं कहते कि ये इम्पिडेंस प्योरली रेजिस्टिव है, लेकिन यहाँ L और C है, ये सर्किट कांस्टेंट्स हैं
इस वजह से हम ये कहेंगे कि इम्पिडेंस यहाँ भी प्योरली रेजिस्टिव है, और यहाँ पर इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाता है एट रेजोनेंस और करंट मिनिमम होती है, एग्जैक्टली अपोजिट टू सीरीज रेजोनेंस। तो ये बात है इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। तो यहाँ पर इम्पिडेंस यानी कि डायनेमिक इम्पिडेंस हो जाता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम एट रेजोनेंस, और करंट सर्किट की हो जाती है मिनिमम एट रेजोनेंस, मैक्सिमम एंड प्योरली रेजिस्टिव इम्पिडेंस जो है वो मैक्सिमम एंड प्योरली रेजिस्टिव। करंट हो गई मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर यानी फेज एंगल 0 डिग्री हो गया, पावर फैक्टर हो गया सर्किट का 1, एंड पैरेलल रेजोनेंस is also known as current resonance। ये क्यों करंट रेजोनेंस कहते हैं वो भी आपको आगे कुछ पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा at resonance parallel circuit is also called as rejector circuit, because at resonance circuit current almost becomes zero, इसलिए इसे रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। और इससे पहले आपने जो सर्किट पढ़ी थी सीरीज रेजोनेंस, उसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि सीरीज रेजोनेंट सर्किट ओनली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही करंट को एक्सेप्ट करता है, यानी सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से उसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। और पैरेलल रेजोनेंस में जो सर्किट होता है उसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग पैरेलल रेजोनेंस। इसके अलावा पैरेलल रेजोनेंस में एक और टॉपिक है छोटा सा जो बचा हुआ है, वो है क्वालिटी फैक्टर एट दैट quality factor in case of parallel resonance। So in case of parallel resonance, quality factor, that is, it is defined as current magnification or current amplification। ये क्या होता है? तो OQ factor, that is quality factor, is equal to current मैग्निफिकेशन, और इसको आप लिखेंगे करंट सर्कुलेटिंग बिटवीन coil branch and capacitor upon current of the
सर्किट एट रेजोनेंस। ये फॉर्मूला होता है करंट मैग्निफिकेशन का। फॉर्मूला इस तरह से है दैट करंट सर्कुलेटिंग बिटवीन कॉइल ब्रांच एंड कैपेसिटर ब्रांच अपॉन करंट ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो क्यू फैक्टर is equal to current circulating between coil branch, that is IC, upon circuit current at resonance। तो कैपेसिटिव ब्रांच में जो करंट है जो सर्कुलेट हो रही है कॉइल ब्रांच और कैपेसिटर के बीच में, उसकी वैल्यू होगी V अपॉन एक्स सी अपॉन आई नॉट की वैल्यू कुछ देर पहले भी आपने डराइव की L अपॉन सी आर। तो V से V कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा L अपॉन 1 अपॉन एक्स। एक मिनट, डायरेक्ट करने से अच्छा है कि इसको स्टेप वाइज कर लिया जाएगा। हो जाएगा 1 अपॉन एक्स सी इंटू एल बाई सी आर। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एल अपॉन सी आर इंटू एक्सी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ ओमेगा नॉट लगा लीजिए, यहाँ पे भी एक्सी नॉट लगा लीजिए, सब रेजोनेंस के केस में चल रहा है इसलिए यहाँ पे भी आई सी नॉट कर लीजिए। इज इक्वल टू एल अपॉन सी आर इंटू ओमेगा नॉट इंटू सी, राइट। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या ओमेगा नॉट एल बाई आर। जब आप सीरीज रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर डेराइव कर रहे थे तो भी सेम एक्सप्रेशन आया, ओमेगा नॉट एल बाई आर, यहाँ भी सेम एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप जानते हैं सिंस ओमेगा नॉट पैरेलल रेजोनेंस के केस में कितना होगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है दैट सिंस resistance of coil is very low, hence R square can be neglected। R square को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। तो अब आप क्यू फैक्टर में ये वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा नॉट के प्लेस पे 1 अपॉन एल सी इंटू एल बाई आर। 1 बाई आर को रूट के बाहर रखिए, एल को अंदर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल सी। इससे यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू फैक्टर विल बी इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये एक्सप्रेशन होगा क्वालिटी फैक्टर का in case of parallel resonance, and it is similar to series resonance। फॉर्मूला सेम है, बस डेराइव करने का तरीका डिफरेंट है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल अगर आता है तो सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, डेराइव करने का डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। आप ध्यान से क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड कुछ बातें समझ लीजिए। In case of series resonance, Q factor is defined as voltage across inductor
अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, इसको कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। और इसको आप लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, या आप कह सकते हैं और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। और पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर होता है IC नॉट अपॉन I नॉट, और इसको कहते हैं करंट मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन। ये है सीरीज रेजोनेंस का केस, ये है पैरेलल रेजोनेंस का केस। दोनों में फाइनल फॉर्मूला सेम आता है, लेकिन डेफिनेशन दोनों में अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से सीरीज रेजोनेंस को कहते हैं वोल्टेज रेजोनेंस, वोल्टेज रेजोनेंस, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट के वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, इस वजह से सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। और पैरेलल रेजोनेंस में करंट सर्कुलेटिंग बिटवीन कॉइल branch and capacitive branch is become much greater than current flowing in the circuit at resonance, इस वजह से पैरेलल रेजोनेंस को कहते हैं करंट रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी डिस्कशन आगे की क्लास के